हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी, राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 12th क्लास के 3rd चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसको हम भाग 8 कह रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भ्रूण परिवर्धन कैसे होता है और फल परिवर्धन कैसे होता है, किस तरीके से जो है फल को प्रेरित किया जा सकता है, और इसी के साथ हम देखेंगे कि पीढ़ी एकांतरण किस तरीके से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भ्रूण परिवर्तन क्या है? भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर जो बीज है, हमने देखा था लास्ट वाले पार्ट में कि भ्रूण का परिवर्तन हो चुका था, यानी कि भ्रूण का जो विकास हुआ था वो हो गया था। अब उसमें परिवर्तन कैसे होगा, और उस आधार पे जो बीज है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होगा अभ्रूणपोषी। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंस में जो एक वो होता है, वर्ड होता है, शब्द होता है, उसी में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो अभ्रूणपोषी, यानी कि ऐसा भ्रूण जिसमें क्या हो, भ्रूणपोष ही ना हो, है ना, कि जब भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा हो उस दौरान क्या हो रहा है, सारा पोषण उसको मिल गया है, तो क्या हो रहा है, भ्रूणपोष ही खत्म हो जा रहा है। और जब हम दूसरे तरह की बात करेंगे तो वो है भ्रूणपोषी, यानी कि जिसमें कि भ्रूण का परिवर्तन तो हो ही रहा है लेकिन वहाँ पर कुछ कुछ जो है भ्रूणपोष अभी भी उपस्थित है। तो यहाँ जब अपन अभ्रूणपोषी, या इसको हम कहेंगे गैर एल्बुनस बीज भी कह सकते हैं, तो इस तरह के जो बीज होंगे वो कैसे होंगे कि भ्रूण भी होगा, भ्रूण का परिवर्तन होगा किंतु भ्रूणपोष नहीं होगा। तो आप अब ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पर भ्रूणपोष ही नहीं है तो भ्रूण का परिवर्तन कैसे होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इन बीजों में भ्रूण परिवर्तन के दौरान, ठीक है, क्या हो रहा है। जो भ्रूण परिवर्तन है उस दौरान भ्रूणपोष का जो है पूर्ण उपयोग कर लिया गया है, यानी कि जो भी पोषण है वो ले लिया गया है। अब भ्रूणपोष क्या है, अनुपस्थित हो गया है, यहाँ से नष्ट हो चुका है। तो ये परिपक्व बीज जो है वो भ्रूणपोष रहित है, दैट मीन्स यहाँ पर भ्रूणपोष नहीं है। जैसे उदाहरण अधिकांश द्विबीजपत्री जैसे कि मटर, मूंगफली और चना। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया द्विबीजपत्री यानी कि इस तरीके से देखो, है ना, इस तरीके से जब अपन चने का आपने देखा है बीज, यदि आप उसको ओपन करते हो तो दो बालियां नजर आती है बराबर सी, मटर में भी ऐसे ही नजर आता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसमें भ्रूणपोष ही नहीं है तो भ्रूणपोष कैसे काम आता है, पोषण प्रदान करने के लिए। तो अब इस भ्रूण को परिवर्तन के लिए पोषण कहाँ से मिलेगा, यही सोच रहे होंगे। तो बच्चों, जो ये पालियां होती है ना, इसको हम बोलते हैं बीज पत्र, है ना। बीज पत्र से क्या होता है, भोजन, ये भ्रूण जो है उसको पोषण मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोषण है वो संचित हो जाता है, भोज्य पदार्थ या जो आवश्यक पदार्थ हैं जो कि भ्रूण को परिवर्धन के लिए चाहिए होता है, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, जिससे कि भ्रूणपोष ना होते हुए भी इस भ्रूण को परिवर्धन के लिए पोषण मिलता रहता है। क्लियर है बात? हमने क्या बोला, जो भ्रूणपोष है उसकी उपस्थिति के आधार पर जो बीज है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमने पढ़ा अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी यानी कि जहाँ पर जो भ्रूणपोष है वो नहीं है, रहित हो, और भ्रूण के परिवर्तन के दौरान भ्रूण को पोषण कहाँ से मिल रहा है, जबकि भ्रूणपोष नहीं है। तो मैंने ये बताया कि ये जो बीज पत्र होते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ या आवश्यक पदार्थ है जो भ्रूण को परिवर्तन के लिए चाहिए होते हैं वो संचित हो जाते हैं। अब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन बीजों में भोजन बीज पत्रों में ही संचित रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अब सेकंड जो टाइप है वो कैसा है, भ्रूणपोषी, यानी कि ऐसा बीज या ऐसा भ्रूण जिसमें मतलब परिवर्धन के दौरान भी कुछ हद तक क्या है, भ्रूणपोष इकट्ठा हो रखा है या भ्रूणपोष प्रेजेंट है। तो ऐसे जो बीज कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, भ्रूणपोषी कहलाएंगे। क्लियर है? तो इन बीजों में भ्रूण परिवर्तन के पश्चात भी भ्रूणपोष बचा रहता है। क्लियर है? ये बीज भ्रूणपोष युक्त होते हैं, यानी कि इन बीजों में क्या होता है, भ्रूणपोष भी प्रेजेंट रहता है। जैसे एक बीज पत्री जो बेसिकली होते हैं, जैसे कि मक्का, है ना, मक्के का कैसा होता है, इस तरीके से होता है। इसमें आपको दो कोई पालियां नजर आ रही है, एक ही पाली होती है ना। तो इस तरह के जो बीज होते हैं उसमें क्या होता है, भ्रूणपोष प्रेजेंट रहता है। और जैसे मक्का, बाजरा और अरंड। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन।
बीजांड से बीज बनने के दौरान जब हमने बीजांड की संरचना देखी थी, ठीक है, ऐसे अब इसमें क्या बन रहा है, बीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, कौन कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें पढ़ना, है ना। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके जो बीज में परिवर्तन आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आया है। तो यदि हम बात करें कि जो बीजांड व्रंथ है ना, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, आपको पता है कि इससे लास्ट वाला जो पार्ट पढ़ा हमने, पहला वाला जो इससे प्रीवियस पार्ट पढ़ा, उसमें क्या हुआ था, जो बीजांड व्रंथ है वो किस में चेंज हो गया था, बीज व्रंथ में चेंज हो गया था। नाभिका एज इट इज नाभिका की तरह ही रहेगी। बीजांड काय जो है, ठीक है, जो बीजांड काय है वो अपहासित हो गया, यानी कि थोड़ा सा डिग्रेड हो गया है। कभी कभी ये क्या बनाता है, परिभ्रूण पोष बनाता है, यानी कि वैसे तो देखो ये बीज के बाहर जो है ये आवरण खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये एक लेयर, पतली लेयर की तरह रहता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परिभ्रूण पोष कह रहे हैं। अध्यावरण, ये जो अध्यावरण है, भारी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो भारी अध्यावरण होता है उसको हमने टेस्टा बोला था, आंतरिक अध्यावरण जो होता है वो टैगमेन होता है। ये क्या करता है, बीजावरण बनाता है। और आपको पता है जो हमारे एंजियोस्पर्म है उसमें बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आवरण सहित होते हैं। तो ये जो बीजावरण कौन बना रहा है, अध्यावरण बना रहा है, जो उसका हम कहते हैं ना बीज का अंतःचौल बाह्य चौल, याद आ रही है वो चीज़। तो ये जो अंतःचौल बाह्य चौल है वो टेस्टा और टैगमेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि जो अध्यावरण है या फिर हम कहें कि जो बीज है उसका जो आंतरिक सतह है उसको क्या कहते हैं, टैगमेन, और जो उसकी बाहरी सतह है उसको हम कहेंगे टेस्टा। क्लियर है। फिर हम भ्रूण पोष की बात कर रहे हैं, ये अपहासित हो जाता है या फिर उपस्थित भी रहता है। इस तरीके से परिवर्तन हमें देखने मिलते हैं कब, बीजांड से बीज बनने के दौरान, यानी कि जब बीजांड है उसमें बीज बनने लगता है तो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सहायक एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं, जैसे कि आपने ऐसे बात करी थी, ठीक है, यहाँ पर जो निभाग की तरफ कोशिकाएं थी ये कौन सी थी, प्रतिमुखी कोशिकाएं, और सहायक कोशिकाएं कौन सी थी, ये वाली, है ना। ये जो है वो कौन सी थी, अंड कोशिका। याद आ रहा है, जो बीजांड द्वार के पास 3 कोशिकाएं बनी थी, जिसमें से 2 सहायक कोशिका थी और 1 अंड कोशिका थी, याद आ गया। और जब हमने प्रतिमुखी कोशिकाओं के बारे में बात करी थी, प्रतिध्रुवी कोशिकाओं के बारे में बात करी थी, वो कहाँ था, निभाग की तरफ कोशिकाएं थी। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं, है ना, ये जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं और ये जो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, अपहासित हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अंड कोशिका, आपको पता है अंड कोशिका से हमेशा क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि जब अपन ने 2n के बारे में बात करी थी, याद आ गई। और द्वितीयक केंद्रक कब बना था, जब त्रिक संलयन करा था, ठीक है। तो वो क्या बना रहा था, भ्रूण पोष का द्वितीयक केंद्रक बना रहा था, सॉरी प्रथम केंद्र की कोशिका बना रहा था, किसके लिए, भ्रूण पोष का। कब बना रहा था, जब उसमें त्रिक संलयन हो रहा था। कब, जब द्वितीयक केंद्रक के साथ में एक परागकण आता है और फ्यूज होता है तो वो त्रिक संलयन करता है, और त्रिक संलयन के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। क्लियर हो गई कहानी सारी, आया समझ में कि किस तरह से जब बीजांड से बीज बनता है तो किस तरीके से परिवर्तन आते हैं। याद रखने वाली बात है, कोई भी आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि ये बताइए कि जब बीजांड से बीज बन रहा है तो सहायक कोशिकाओं का क्या होगा, या जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं उनका क्या होगा, या अंड में जो है वो भ्रूण का जो निर्माण होता है वो होता भी है या नहीं होता है, या आपसे पूछा जाए कि भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है या किससे होता है। तो ये चीज़ें बच्चों आपको हर तरीके से याद होनी चाहिए। इस साइड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस साइड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि क्या है, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। समझोगे तो ये चीज़ें ईजी हो जाएगी। क्लियर है। फिर हम बोल रहे हैं कि अब जब बीज बन गया तो आपको पता है कि यही क्या बनता है, जो है फ्रूट्स का डेवलपमेंट करता है, फ्रूट बनता है जो कि हम खाते हैं। तो अब देखेंगे कि जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। निषेचन के पश्चात जो अंडाशय है फल के रूप में विकसित होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो फल बनाता है वो कौन सा भाग है ना, तो क्या आंसर आएगा, अंडाशय। अंडाशय ऐसा भाग है पुष्प का, है ना,
जो कि क्या बनाता है, आगे जाकर के फल बनाता है। बीजांड एवं अंडाशय में संश्लेषित वृद्धि हार्मोन होते हैं, ठीक है, जिसके प्रभाव से अंडाशय भित्ति, जो ये अंडाशय की जो ये जो इस तरह से अंडाशय की जो भित्ति है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फल भित्ति से। कैसे, कुछ हार्मोन के कारण, ठीक है। अंडाशय से निर्मित फल, यदि देखो फल जो हैं वो बहुत सारे तरीके से बनते हैं, मतलब जैसे आपने पढ़ा था जब हमने बात की थी कि भारे दलपुंज याद आ रहा है, यानी कि सहायक जो पत्र थे और हमने कहा था कुछ आवश्यक वो थे, दलपुंज थे, है ना। तो उस तरीके से क्या हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है। तो यदि अंडाशय कोशिका से फल का निर्माण है ना, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रही हूँ, यदि फल का निर्माण अंडाशय से हो रहा है तो वो कहलाएगा हमारा वास्तविक या फिर सत्य फल या फिर ट्रू फ्रूट। आपसे पूछा जा सकता है सत्य फल किसको कहा गया है, तो जब फल का निर्माण अंडाशय से होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सत्य फल या फिर वास्तविक फल या फिर ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि हम बात करें, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि सीधा क्या होता है, अंडाशय से बनते हैं। यदि हम बोलें कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, जो कुछ सारे फल होते हैं वो अंडाशय से निर्मित नहीं होते, वो किससे होते हैं, भारे दलपुंज, ठीक है, दलपुंज, पुष्पासन, ठीक है, इससे क्या होते हैं, फ्रूट्स का निर्माण होते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, आभासी फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कि फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं, आभासी फल कहलाते हैं या फिर असत्य फल भी कहलाते हैं। कभी कभी अंडाशय के बिना, ठीक है, निषेचन के ही फल बन जाता है, यानी कि कौन सी क्रिया होगी ये, सोचो, अनिषेक बीजता, जिसमें कि क्या हो रहा है, एक तरह की यही हो ना कि भाई निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है लेकिन फिर भी क्या बन रहा है, फल बन रहा है। अब क्या होगा कि ऐसी जब कंडीशन होगी ना बच्चों, तो इसमें एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है कि यहाँ पर बिना निषेचन के फल बन रहा है, लेकिन ऐसे जो फल होते हैं उसके अंदर बीज नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वापस से दोहरा रही हूँ कि जब हम बोल रहे हैं बिना निषेचन के अंडाशय से, ठीक है, निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, फिर भी अंडाशय क्या कर रहा है, फल का निर्माण कर रहा है, ऐसे फलों में बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे कि कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन के ही फल को परिवर्धित करते हैं। ऐसे जो फल हैं उनको हम कहते हैं अनिषेक फल, यानी कि जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, वह ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, अनिषेक फल भी कहलाती है। और ऐसे वाले जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, बीज नहीं होते हैं, ये देखो बीज नहीं बनते हैं, जैसे कि केला, अंगूर, पपीता। क्लियर है कहानी। अब हम देखेंगे कि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों, जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो खाने की खपत भी ज़्यादा हो रही है। खपत की वजह से क्या होता है कि हमें क्या होता है कि फ्रूट को बहुत जल्दी राइपन कराना पड़ता है, या फूल जो हमें जो फल हैं हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, बहुत जल्दी चाहिए होते हैं ना। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे हमने बात करी थी, ये किसका है, ठीक है, स्त्रीधानी का चित्र है। ये जो चीज़ है हमारी, ये क्या थी, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका थी, ये अंडाशय था। डायग्राम याद है ना। तो अब क्या होता है, ये जो वर्तिकाग्र है यहाँ से क्या जाता है, पराग नलिका जाती है, परागकण यहाँ से जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर अब निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है ना, यहाँ निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ से जो ये पराग नलिका है, परागकण है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फल बन रहा है। कैसे, क्या होता है कि ये जो वर्तिकाग्र है इस पर क्या होता है, हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। कौन कौन से हार्मोन है, जो है जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, ये क्या हार्मोन होते हैं जो कि रूटिंग शूटिंग को या फ्रूट्स को डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो ये दो हार्मोन, अब आपसे पूछा जाए कि बिना मतलब निषेचन की क्रिया के भी जो है फल का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे प्रेरित अनिषेक फलम, यानी कि जिसमें निषेचन भी नहीं पाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम उसको क्या कर रहे हैं, इंड्यूस करवा रहे हैं, प्रेरित करवा रहे हैं, यानी किसी बाहरी कारक के द्वारा हम फल का निर्माण कर रहे हैं। तो वर्तिकाग्र पर ये जो दो हार्मोन है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, तो इन दोनों का क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। इससे क्या होगा, उस अंडाशय में
ये जो अंडाशय है ये क्या करेगा, अंडाशय भित्ति फल की भित्ति में परिवर्तित हो जाएगी और क्या होगा, धीरे धीरे एक फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरह के जो फ्रूट बनेंगे उसको हम बोलेंगे प्रेरित अनिषेचित फल या फिर इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। आया समझ में, क्लियर है। फिर हम देखेंगे कि पीढ़ी एकांतरण कैसे होता है, जो कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं। पीढ़ी एकांतरण तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चों जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ आप चीज़ों को क्लियर कर लो। हमने बात करी थी जो पीढ़ी एकांतरण है, ठीक है, हम ऑलरेडी डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ चुके हैं। तो आज हम सिर्फ यहाँ पर ही बात करेंगे पीढ़ी एकांतरण क्या है। आवृत बीजी जो पादप होते हैं उसके जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं आती है ना, एक तो अगुणित युग्मोद्भिद की और द्विगुणित बीजाणुद्भिद की। याद आ रही है, यानी कि हम बात कर रहे थे, अब मेरी आदत है ना लिखने की, बता ही देती हूँ। यहाँ पर 2n वाला था, 2n वाली कौन सी स्थिति होती है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद। याद आ रही है, ये वाली कंडीशन थी, है ना, यानी कि स्पोरोफाइट वाली कंडीशन। डिप्लॉइड, हमने क्या बोला था इसको, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, यही बोला था, है ना। अब हमने बोला कि एक और प्रावस्था कौन सी होगी, जो कि होगी अगुणित, यानी कि यहाँ पर जो इसकी गुणसूत्रता पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, एन पाई जाएगी, और क्या होंगे वो, युग्मोद्भिद होंगे, जो युग्मक का निर्माण करके युग्मनज बनाएंगे, है ना। यही बोला था, यही बात हुई थी हमारी लास्ट टाइम पर। तो अब क्या होगा, आवृत बीजी पादपों के जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं होती है, एक बीजाणुभिद जो कि द्विगुणित होती है, हमने कहा है 2n है। फिर हमने कहा युग्मोद्भिद जो कि अगुणित होती है, यानी कि इसकी गुणसूत्र क्या होगी, n होगी, है ना। यहाँ पर होगा n, यहाँ पर होगा 2n, एक दूसरे से एकांतर क्रम में आते रहते हैं, यानी कि जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद है उससे क्या बनेगा, अगुणित युग्मोद्भिद। फिर अगुणित युग्मोद्भिद में चेंजेस आएंगे और सूत्री विभाजन आएगा, फिर उससे क्या बनेगा, वापस से 2n वाली फॉर्मेशन हो जाएगी। बीजाणुद्भिद प्रावस्था जो होती है वो लंबी अवधि की होती है और प्रधान अवस्था होती है। आपसे पूछा जाए कि पीढ़ी एकांतरण के दौरान जो मुख्य अवस्था है या जो लंबी अवस्था है या जो प्रधान अवस्था है वो कौन सी है ना, वो कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद की अवस्था, यानी कि जो द्विगुणित होती है 2n वाली जो अवस्था है वो मुख्य अवस्था है, प्रमुख अवस्था है और लंबी अवस्था है, किसमें, पीढ़ी एकांतरण के दौरान। क्लियर है। यह युग्मनज से विकसित होती है, किससे, युग्मनज से, जो किससे बनता है युग्मनज, अगुणित युग्मोद्भिद से युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये इसमें निषेचन की क्रिया होगी। फिर क्या होगा, एन युग्मनज बनेगा, एन युग्मनज में क्या होगा हमारा, म्योस वो होगा, समसूत्री विभाजन होगा और क्या हो जाएगी, दो गुना हो जाएगी, 2n बन जाएगी और क्या बनाएगी, द्विगुणित बीजाणुभिद अवस्था बनाएगी। तो ये युग्मनज से यानी कि एन यानी कि जायगोट, ठीक है, से विकसित होती है तथा मूल स्तंभ एवं पत्तियों में विभेदित होती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पीढ़ी एकांतरण में वह अवस्था बताइए जिसमें कि मूल स्तंभ तथा पत्तियों का निर्माण होता है या वो पत्तियों में या मूल में विभेदित होती हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, बीजाणुद्भिद अवस्था आएगा। देखो एक ही लाइन हुई है और इस लाइन में 3 क्वेश्चंस हमारे पास अराइज हो चुके हैं। तो आपका क्या मतलब है कि जो भी यहाँ पर कंटेंट है वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है, उसमें हर चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको आपको रिकॉल करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। क्लियर है। कायिक वृद्धि के पश्चात, कायिक वृद्धि यानी कि जो उसका कायिक प्रवर्धन होता है उसकी वृद्धि होती है, इसमें जनन अवस्था आती है। क्या आती है, जनन अवस्था। जब निषेचन क्रिया होगी तो जनन अवस्था भी कहलाएगी, नर युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे। फिर इन पौधों में पुष्पों के द्वारा, आपको पता है जो आवृत बीजी पादप है उसमें कहाँ पर जो है जनन क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया जो होती है वो किस में होती है, फूल में होती है। तो इन पौधों में पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। वी ऑलरेडी टोल्ड यू ना, पुष्पों में नर जननांग पुंकेसर होता है, ये तो आपको पता ही है कि इस तरीके से जो पुष्प होता है ना, ये तो क्या है, स्त्री जननांग है, ठीक है, जिसमें वर्तिका, अगर अभी हमने देखा ये वर्तिका होती है, ये अंडाशय होता है और इसी के पास क्या होता है,
नर जनन भाग होता है पुंकेसर, इसके भी 3 भाग होते हैं, पुतंतु। याद आ रही है वो चीज़? वही चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे कि इन पौधों में पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। पुष्प में नरजननांग पुंकेसर होता है, जिसमें कि परागकोश में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 पालियां बनती है, परागकण का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है ना, इस तरीके से। याद आ रही है? ये 4 पालियां होती है, ये 1 2 3 4 अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनाता है? चतुष्क का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये वही वाली कहानी है। लघु बीजाणु के अंकुरण से नर युग्मोद्भिद का विकास होता है। जब परागकण निकलेंगे, उनका अंकुरण होगा तो किसका होगा? नर युग्मोद्भिद, यानी कि नर युग्मक का निर्माण होगा, जिससे कि नर युग्मक बनते हैं। फिर जायांग, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, जायांग में जो नर मादा जनन अंग होता है, इससे अंडाशय में क्या बनेंगे? बीजांड बनते हैं, जो कि मादा युग्मक का काम करते हैं, है ना। बीजांड में गुरु बीजाणु होते हैं, इनका निर्माण होगा, वही अर्धसूत्री विभाजन होगा, चतुष्की डायग्राम बनेगी, और एक गुरु जो बीजाणु होगा, एक जो मेगास्पोरेंजियम होगा, वो क्या बनाएगा? मादा युग्मोद्भिद, या फिर इस आगे चल करके क्या बनाएगा? मादा युग्मक बनाएगा। नर एवं मादा युग्मोद्भिद अगुणित अवस्थाओं में होते हैं। अगुणित यानी कि ये भी क्या होगा? एन, ये भी क्या होगा? एन, है ना। बीजाणुद्भिद की तुलना में ये अल्प अवधि की होती है, यानी कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अगुणित युग्मोद्भिद अवस्था, है ना। अगुणित युग्मोद्भिद अवस्था, तो यहाँ पर जो गुणसूत्रता होगी, पहली बात तो एन होगी। सेकंड थिंग, ये बीजाणुद्भिद की तुलना में छोटी अवधि की होगी। क्लियर है? और ये मुख्य अवस्था नहीं होगी, ये द्वितीयक अवस्था होगी। ठीक है, अनाकर्षक होगी, यानी कि इसमें आकर्षण नहीं होगा। ये पोषण आदि के लिए पूर्णतः बीजाणुद्भिद पर ही निर्भर करती है, यानी कि जो द्वितीयक अवस्था है ना, वो मुख्य अवस्था पर ही निर्भर कर रही है। किसके लिए? पोषण के लिए। हमने यही तो कहा कि जो अगुणित अवस्था है वो जो बीजाणुद्भिद है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था है, उस पर निर्भर है। किसके लिए? पोषण के लिए। भ्रूण कोश व अंड कोशिका बनती है और मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर एवं मादा युग्मकों में संलयन होता है, यानी कि अब क्या हो रही है? जनन क्रिया प्रारंभ हो रही है, क्योंकि नर युग्मक भी बन गया है और मादा युग्मक भी बन गया है। युग्मनज बना, ठीक है। एन और एन ने क्रॉस किया, हमारे पास क्या आ गया? 2n, यानी कि हमारा युग्मनज आ गया, यानी कि युग्मनज। ठीक है, जाइगोट बन गया। और जो बीजाणुभिद की प्रावस्था की प्रथम कोशिका होती है। एक और क्वेश्चन अराइज हो गया है, आपसे पूछा जाए कि नर एवं मादा युग्मकों में जब संलयन की क्रिया हो जाती है और जाइगोट बन जाता है, तो वो किस अवस्था की प्रथम कोशिका होती है? तो बच्चों, वो बीजाणुभिद की प्रावस्था होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 2n है, रटने की जरूरत ही नहीं है। जब ये अवस्था ही 2n है, तो ये किससे बिलोंग करेगी? सीधी सी बात है ना, बीजाणुभिद से करेगी, क्योंकि ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है, तो दोनों आपस में कोरिलेट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीजाणुभिद अवस्था की जो प्रथम कोशिका है, क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेटली आता है, नीट में भी आता है कि बीजाणुभिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका बताइए, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे जो युग्मनज बना है, 2n बना है, वो उसकी प्रथम कोशिका के रूप में जाना जाता है। किसकी? द्विगुणित बीजाणुभिद अवस्था की। इस प्रकार आवृत बीजी पादपों में जीवन चक्र चलता रहता है, यानी कि द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था, अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था, तो यानी कि सर्किल चलता जा रहा है, एक लाइफ साइकिल चलता जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जनरेशन ऑल्ट्रेशन बोल रहे हैं, या फिर पीढ़ी एकांतरण बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है? द्विगुणित बीजाणुद्भिद और अगुणित युग्मोद्भिद अवस्थाएं होती है, एक एक क्रम में आती है, जिसको हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इस तरीके से आपका आज 12th क्लास का 3rd चैप्टर का जो मटेरियल है वो फिनिश हो गया है। अब हम इसके बारे में जो आगे चर्चा करेंगे, यानी कि पार्ट 9 में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं, किस तरीके से हमें उसका आंसर लिखना है, कितने मतलब संख्या में लिखना है, कितनी मात्रा में हमें उसका एक मटेरियल डालना है, और किस तरीके से कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो बच्चों, यदि आप स्लाइड्स को ही मेरे देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर अपने आप ही आ जाएंगे, लिखना भी और समझना भी, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक के पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। यानी कि हम बात करें कि जो 12th क्लास का 3rd चैप्टर है, उसके तीसरे चैप्टर के कितने पार्ट हैं?
8 पार्ट हैं जो कि मटेरियल वाला है, यानी कि जो कंटेंट है, और जो 9वां भाग होगा उसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। तो यहाँ तक कि आपको क्या करना है, नोट्स बना लो, ताकि जब अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, आप बहुत ज़्यादा मैशअप नहीं कर दो, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करो। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन पार्ट 9 के साथ। थैंक यू।